कैंपा कोला में क्या देखा अंबानी ने। कैंपा कोला फिर से आएगा, इस बार रिलायंस के एक प्रोडक्ट के रूप में। एक बंद ब्रांड को खरीदने के पीछे क्या वजह हो सकती है। मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला ब्रांड को 22 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। इस ब्रांड को खरीदने और फिर इस साल लॉन्च करने को पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग की जीत के रूप में देखा जा रहा है। फैसले का स्वागत हो रहा है। इस डील से रिलायंस के कंज्यूमर गुड्स FMCG पोर्टफोलियो में एक ऐसा ब्रांड जुड़ जाएगा जिसकी मजबूत पहचान है। ज्यादातर बड़ी उम्र की आबादी वाकिफ है कैंपा कोला से। इस ऐलान को जबरदस्त प्रचार मिला, शायद इसलिए क्योंकि तमाम जर्नलिस्ट और एडिटर इसी बड़ी उम्र की आबादी से आते हैं। कैंपा के नॉस्टैल्जिया फैक्टर को रितेश बत्रा की 2019 में आई फोटोग्राफ जैसी फिल्मों में भी दिखाया गया है। इस फिल्म की एक महत्वपूर्ण किरदार मेलोनी याद करती है कि उसके दादा हर दिन कैंपा कोला खरीदा करते थे, लेकिन दादा की मौत और कैंपा फैक्ट्री बंद होने के बाद उसने दूसरी कोई सॉफ्ट ड्रिंक छुई भी नहीं। उसके लिए किसी और कोला की तलाश ऐसी है जैसे दूसरे मोहम्मद रफ़ी को ढूंढना। हालांकि ये ऐलान थोड़ा अजीब भी लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट में पहले से इतने नाम भरे हुए हैं कि कैंपा शायद ही ज्यादा कमाई कर सके। मोटापे और डायबिटीज से जुड़ी चिंताओं ने कोला मार्केट पर असर डाला है। कभी हम कोला वॉर के बारे में सुनते थे, तब कैंपा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये लड़ाई भी पुराने ढंग की लगती है। सैकड़ों नए प्रोडक्ट और सर्विस हमारा ध्यान खींचने और हमारे पर्स में सेंध लगाने के लिए जूझ रहे हैं। कैंपा कोला का अपना इतिहास भी बहुत जटिल रहा है। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल से जुड़ा हुआ। कैंपा को लॉन्च किया था प्योर ड्रिंक्स ने। 1977 में भारत सरकार के साथ टकराव के बाद कोक ने भारतीय जमीन छोड़ दी। उस समय हिंदुस्तान के भीतर प्योर ड्रिंक्स ही कोका कोला का मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर था। उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर अनुभव था, तो कोका कोला के जाने के बाद सबसे बढ़िया मौका उसी के पास था कि वो कोला इंडस्ट्री में आए खालीपन का फायदा उठाए। प्योर ड्रिंक्स के प्रमुख चरणजीत सिंह की दिल्ली के राजनीतिक हलकों में अच्छी जान पहचान थी, यहाँ तक कि वो कुछ वक्त के लिए लोकसभा सांसद भी बने। उस समय पूरा कोल्ड ड्रिंक्स बिजनेस शीशे की बोतलों में होता था। इनकी लागत सबसे ज्यादा होती, इन्हें दुकानों पर पहुंचाने और फिर वापस लाने का पूरा सिस्टम बना था, और चरणजीत सिंह को कोका कोला के साथ काम करने की वजह से इस सिस्टम की जानकारी थी। चरणजीत ने अपने अनुभव और पहुंच का पूरा फायदा उठाया। 1982 में भारत में एशियाड हुए और कैंपा ऑफिशियल सप्लायर बन गया। लेकिन चरणजीत सिंह की ऊंची पहुंच जनता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में काम नहीं आई। फर्नांडिस ने कोका कोला से उसका सीक्रेट फॉर्मूला मांगा था। कंपनी अपना फॉर्मूला देने के बजाय देश छोड़कर चली गई। लेकिन इसके बाद भी कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ फर्नांडिस की लड़ाई थमी नहीं। जनवरी 1990 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक फर्नांडिस ने मांग की थी कि सरकारी एजेंसियों द्वारा कांग्रेस के पूर्व सांसद चरणजीत सिंह की प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड की बनाई सभी कोल्ड ड्रिंक्स की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए। फर्नांडिस बाद में पीछे हट गए, लेकिन रेल मंत्री ने रेलवे से लीज पर ली गई इमारतों से कंपनी को बेदखल करने की कोशिश करके उसे परेशान किया। सरकार खुद भी कोला बेचने में शामिल हो गई। एक सरकारी कंपनी मॉडर्न बेकरीज के जरिए देसी कोला बाजार में उतारा गया। इसका नाम था 77। ये प्रोडक्ट नहीं चला। फिर रीब्रांडिंग हुई 77 के नाम से, लेकिन वो भी नाकाम। प्योर ड्रिंक्स को एक और झटका लगा दिल्ली के सिख दंगों के दौरान। राजधानी में मौजूद प्रोडक्शन यूनिट तबाह हो गई। एशियन गेम्स के दौरान चरणजीत सिंह ने ली मेरिडियन होटल का निर्माण करके कारोबार को कुछ अलग रंग दिए, पर इसने उन्हें कर्ज में डुबो दिया। सरकार के साथ खराब रिश्तों के चलते इसका प्रबंधन भी आसान नहीं था। बोतल और कैंपा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने 1994 में कैडबरी स्वेप्स के साथ करार किया, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते इस समझौते का बहुत ही बुरा अंत हुआ। 1990 में चरणजीत सिंह की केवल 51 साल की उम्र में मौत हो चुकी थी। उसी साल खबर आई कि कंपनी ने मुंबई के वर्ली में लीज पर ली गई जमीन पर जो निर्माण किया है उसे लेकर विवाद है। इस मामले को आगे जाकर कैंपा कोला कंपाउंड केस नाम से जाना गया। अनाधिकृत रूप से बने अपार्टमेंट्स को गिरने से बचाने के लिए कैंपा ने कानूनी लड़ाई लड़ी। इससे उसका नाम खबरों में तो रहा, पर गलत वजह से। और इन वर्षों में जब कैंपा की कहानी चल रही थी, उसी समय पार्ले के रमेश चौहान अपने लिए जगह बनाने में लगे थे। वो चरणजीत सिंह से बिल्कुल अलग थे। उसका नाता मुंबई से था, दिल्ली से नहीं। उन्होंने रियल एस्टेट के बजाय FMCG पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीति की, पर सीधे राजनेताओं के साथ संपर्क में आने से बचे। मीडिया के जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हमला बोला। जैसे ही कैंपा कमजोर हुआ,
चौहान का थम्स अप देसी कोला की इस लड़ाई में विजेता बनकर उभर गया। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। चौहान जानते थे कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमेशा के लिए भारतीय बाजार से बाहर नहीं रख सकते और न ही उनके खिलाफ ऐसी जीत की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें मुनाफा मिले। ऐसे में उन्होंने अपने ब्रांड को एक अच्छी कीमत पर कोका कोला को बेच दिया। इसके बावजूद कोक के सीईओ नेविल इस्डेल याद करते हैं कि जब अटलांटा में डील पर साइन करने का समय आया तो चौहान लगभग टूट गए थे। कोला कंपनियों की ये लड़ाई मीडिया को पसंद थी। इसमें ड्रामा था, ग्लोबल सितारे शामिल थे, विज्ञापनों में बड़े चेहरे दिखते थे, क्रिएटिव फिल्में थीं और जमीन पर ढेर सारा एक्शन था। लेकिन फिर भी ये सारी कवायद किस लिए? कोई दूसरा एफएमसीजी उत्पाद जैसे कि साबुन या खाने की कोई चीज दावा कर सकती है कि वो हमारे जीवन के तरीके को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोला भी इतना ही महत्वपूर्ण है? एप्पल के स्टीव जॉब्स ने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण अंदाज में इसका जवाब दिया था। वो पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली को अपनी कंपनी में लाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्टीव ने जॉन से कहा था, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी चीनी वाला पानी ही बेचना चाहते हो या फिर मेरे साथ आकर दुनिया बदलने की ख्वाहिश है? लेकिन इस प्रयास से कोला वॉर की अहमियत भी पता चलती है। आखिरकार स्टीव जॉब्स मीठा पानी बेचने वाले शख्स को लुभाने में क्यों लगे थे? कोला वॉर क्यों हुए? शायद इसका कारण उनकी व्यर्थता में है। ब्रांड की नज़र से देखें तो कोला सादे कागज की तरह है। यहाँ पूरा खेल मार्केटिंग का है। कोला वॉर सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए नहीं हुए। इसके पीछे वजह थी अपने ब्रांड को चमकाना और उसकी मार्केटिंग। अगर आप चीनी, पानी और फ्लेवर्स के मिश्रण को मिलाकर एक मूल्यवान प्रोडक्ट बना सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं कि कोला आधुनिक मार्केटिंग के शुरुआती दिनों से जुड़ते हैं। इनकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई, पेटेंट दवाओं, जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण के रूप में। जॉन पेम्बर्टन ने 1880 के दशक में कोका कोला बनाया था। इसे डिप्रेशन के खिलाफ एक उत्तेजक पेय के रूप में पेश किया गया। इसी तरह कालेब ब्रैडम ने अपच के इलाज के रूप में 1890 के दशक में पेप्सी का आविष्कार किया। चूंकि इनका फॉर्मूला सीक्रेट था तो इनको यूनिक प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जा सकता था। यही चीज आधुनिक ब्रांड का आधार बन गई। फिर आज के दौर में इसमें कुछ और बातें जुड़ गईं। विशिष्ट पैकेजिंग जैसे गोल बोतल, अलग रंग और लोगो। कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरीके निकाले जैसे कि फ्रेंचाइजी सिस्टम। स्थानीय बॉटलर्स ने कंपनियों से सिरप खरीदा और फिर उसे सोडा में मिला दिया। कोला ने मार्केटिंग को एक अनुशासन के रूप में विकसित किया है। कैंपा कोला को फिर से जीवित करने के पीछे शायद यही वजह है। अंबानी परिवार की नई पीढ़ी जल्द ही बिजनेस संभाल लेगी। संभव है ये सोच हो कि कोला की मार्केटिंग स्पिरिट का रिलायंस में कुछ इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्यों ना इस काम के लिए कोला के उस ब्रांड का उपयोग किया जाए जो तब मौजूद था जब रिलायंस भी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो रहा था। इस कहानी को थोड़ा और सरल तरीके से समझ सकते हैं। फिल्म में जैसे मेलोनी की यादों से कैंपा जुड़ा है, शायद वैसे ही मुकेश अंबानी भी जवानी की अपनी उस स्मृति को सहेजना चाहते हैं जब वो इस देसी कोला को पिया करते थे।